Assalamu alaikum class, me Gibran Rashid and I hope you all in the best of your health and spirit. This is lecture number 5 for auditing, chapter number 16, audit report BCom part 2. The topic that we are going to study today is qualified audit report. कल हमने पढ़ा था अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, उसके सर्कमस्टेंसेस, कंटेंट और उसका स्पेसिमेन। आज हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी बता दूं आपको इसके बारे में। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का अनक्वालिफाइड पहले सुनने क्या होती थी, जो कल हमने पढ़ी थी। जब ऑडिटर को कोई ऑब्जेक्शन ना हो कि ऑडिट वर्क में, जब ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी की कोई ऑब्जेक्शन ना हो, तो जो स्टेटमेंट लिखता है, बनाता है, रिपोर्ट बनाता है, वो रिपोर्ट कहलाती है क्लीन ऑडिट रिपोर्ट या अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। अनक्वालिफाइड का मीन्स विदाउट एनी ऑब्जेक्शंस और एरर्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? जब भी ऑडिटर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करे और वो उससे सेटिस्फाइड ना हो, सेटिस्फाइड इन द सेंस कि जो इंफॉर्मेशन या डाटा उसको दिया जाए उससे, या उसको लगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी का या बैलेंस शीट, इन शॉर्ट जो कंपनी की स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर पोजीशन शो नहीं कर रही, कंपनी के अफेयर्स को प्रॉपरली स्टेट नहीं कर रही, तो तब जो वो रिपोर्ट बनाता है उस रिपोर्ट में कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो रिपोर्ट कहलाती है क्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, क्वालिफाइड रिपोर्ट बेसिकली एक ऑपोजिट है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का। तो ऑडिटर सिर्फ ऑब्जेक्शन राइज नहीं करता, बल्कि उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है एरर्स को, जो इरेगुलरिटीज़ आई हैं उसको, और जो कंप्लेंट है उसे बिजनेस से, उन सबको। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन ऑडिट रिपोर्ट डेट कंटेन्स ऑब्जेक्शन एंड रिजर्वेशंस इज़ कॉल्ड क्वालिफाइड रिपोर्ट। देखें, यानी वो रिपोर्ट जिसमें ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्शंस हो, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को लेके ऑडिटर को ऑब्जेक्शंस हो या कुछ रिजर्वेशंस हो, तो वो रिपोर्ट कहलाती है क्वालिफाइड रिपोर्ट। जिस तरह हमने कल अनक्वालिफाइड रिपोर्ट की सर्कमस्टांसेस पढ़े थे, रीजंस पढ़े थे, कंटेंट पढ़े थे, उसी तरह आज हम क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के भी सर्कमस्टांसेस, रीजंस और कंटेंट पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। रीजंस फॉर अ क्वालिफाइड रिपोर्ट, यानी ये वो सिचुएशंस हैं, ये वो रीजंस हैं जिसकी बिना पे ऑडिटर एक क्वालिफाइड ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट जो है वो ड्राफ्ट करता है। ठीक है, रिपोर्ट ड्राफ्ट करता है। पहला क्या है? नो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर तो किसी भी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट, आपको पता ही है जब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाती हैं तो कंपनीज ऑर्डिनेंस जो है उसने डिस्क्राइब किया हुआ है कि इन पैरामीटर्स पे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो प्रॉपरली मेंटेन ना हो तो ऑडिटर ऑब्जेक्शनेबल ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो कंपनीज ऑर्डिनेंस से रिलेटेड ना हो, क्वेश्चनेबल हो, और क्योंकि कंपनीज ऑर्डिनेंस ने बताया हुआ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो ऐसे बनाई जाएंगी, ऐसे बनाई जानी चाहिए, लेकिन कोई कंपनी बाय एनी रीज़न उस तरह बुक्स ऑफ अकाउंट इन कंप्लायंस विद द लॉ नहीं बनाती, तो ऑडिटर एक क्वेश्चनेबल या ऑब्जेक्शनेबल रिपोर्ट बनाता है, यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट बनाता है। इनफॉर्मल स्टेटमेंट, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का जो 4th और 5th स्केड्यूल है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है फॉर्मेट पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने का। ठीक है, स्टेटमेंट्स को बनाने का। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के 4th और 5th स्केड्यूल में गिवन है फॉर्मेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई कंपनी स्टेटमेंट्स को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के मुताबिक नहीं बनाती तो भी ऑडिटर जो है वो क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का क्या है? कहता है अगर जो फिगर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखे हुए, जो फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं वो इन अकॉर्डेंस नहीं है विद द रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट का रिकॉर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई और फिगर लिखे हुए हैं और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, उसमें कोई और फिगर लिखा हुआ है। ये दोनों फिगर हमेशा मैच करनी चाहिए, टैली होनी चाहिए।
अगर किसी वजह से एरर है या फ्रॉड है या बाय एनी रीज़न बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अग्री नहीं कर रही बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ, डिसएग्री कर रही हैं, अगर डिफरेंस है दोनों में, तो भी ऑडिटर एक क्वालिफाइड रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इन करेक्ट एलोकेशंस। अगर कैपिटल आइटम्स हैं, देखें दो नेचर के आइटम्स होते हैं, कुछ होते हैं कैपिटल इन नेचर, कुछ होते हैं रेवेन्यू इन नेचर। तो कंपनी जो है वो इनको अकाउंटेंट जो होता है कंपनी का, वो उनको एज पर देयर यूजेज, एज पर देयर नेचर, वो कुछ को कैटेगराइज करता है एज कैपिटल और कुछ को कैटेगराइज करता है एज रेवेन्यू इन नेचर। तो ऑडिटर उनको रीचेक करता है, अगर कभी ऐसा हुआ हो एररनेसली यानी गलती से, या फिर ऐसा हुआ हो कि फ्रॉडेंटली, फ्रॉड के ज़ुमरे में, फ्रॉड के इंटेंशंस के साथ इनकरेक्ट एलोकेशन की जाए, यानी कोई आइटम जो थी वो कैपिटल इन नेचर था, उसको रेवेन्यू इन नेचर लिख दिया गया हो, या कोई आइटम थी वो रेवेन्यू इन नेचर थी लेकिन उसको कैपिटल इन नेचर लिख दिया गया हो। फिर इसमें यह भी देखना चाहता है कि कैपिटल एक्सपेंस है या कैपिटल रेवेन्यू है। इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं या रेवेन्यू रिसीट्स हैं। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस। ऑडिटर देखता है कि उसको पता चलता है, जब वो बुक्स अकाउंट को एग्जामिन करता है तो वो फाइंड आउट करता है कि ये जो आइटम थी ये कैपिटल नेचर का था, लेकिन कंपनी ने इसको रेवेन्यू नेचर का ग्रांट किया हुआ है, तो फिर वो एक क्वालिफाइड रिपोर्ट लिखेगा। ठीक है। पांचवा पॉइंट है चेंजिंग इन दी अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था देयर आर सम एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप, GAAP, G से जनरली, A से एक्सेप्टेड, A से अकाउंटिंग, P से प्रिंसिपल्स। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अगर चेंज किया गया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज किया है और इस चेंज को वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही विद अ वैलिड एंड सेटिस्फैक्टरी रीज़न। दोबारा सुने, अगर कंपनी ने किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को मोल्ड किया है और जो मोल्डिंग इन्होंने की है, जो इन्होंने चेंज लाया है, उसके पीछे कोई सॉलिड, लॉजिकल या सेटिस्फैक्टरी रीज़न नहीं है, या कंपनी सेटिस्फैक्टरी रीज़न नहीं दे पा रही, तो फिर ऑडिटर क्या करेगा, वो क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करेगा। जैसे देखें, आपने फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, तो आपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया है। तो क्यों रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया है, इसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। अगर ऑडिटर को कंपनी सॉलिड रीज़न देने में नाकाम हो जाए तो ऑडिटर जो है वो क्वालिफाइड रिपोर्ट लिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नो सेटिस्फैक्टरी एविडेंसेस। कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं और ऑडिटर को उन ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट वाउचर्स या उनके जो फिजिकल एविडेंसेस हैं कंपनी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाती प्रॉपर एविडेंसेस, तो ऑडिटर उन ट्रांजैक्शन को कैंसिल करार दे देते हैं, उनको बोकस करार दे देते हैं, और उसके अगेंस्ट क्योंकि उसको एविडेंसेस नहीं मिले वो फिर डाउटफुल हो जाती हैं, तो इसलिए उनकी बेसिस पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई जाती हैं वो भी डाउटफुल हो जाती हैं। ठीक है। दोबारा सुने, जब ऑडिटर को किसी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट एविडेंसेस ना मिले और वो एविडेंसेस तो वो ट्रांजेक्शन्स को बोकस, डमी या डाउटफुल करार देता है, और उन्हीं एविडेंसेस की बेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट बनती है ना, तो जाहिर है अगर बोकस या डमी ट्रांजैक्शंस को लेकर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई जाएंगी तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी तो बोकस और डमी हुई ना, वो तो फिर रियलिस्टिक नहीं हो सकती। तो इसलिए फिर ऑडिटर जो है वो उनको बोकस करार दे के क्वालिफाइड रिपोर्ट सबमिट करवाता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर नॉट मीटिंग कंपनी पर्पसेस। लेट्स से एक कंपनी इन्वेस्ट करती है, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड आपकी आउटपुट होती है कि ये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके अगेंस्ट मुझे ये इन्वेस्टमेंट होगी। अगर इन्वेस्टमेंट की है कंपनी ने या कोई कंपनी ने एक्सपेंस किया है, हम एक्सपेंस इसलिए करते हैं ताकि आप अपने बिजनेस के प्रॉपरली इस्टेब्लिश कर सकें, आगे चला सकें या डेली एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। आपने एक्सपेंडिचर्स किए हैं या आपने इन्वेस्टमेंट की है ड्यूरिंग द ईयर और वो जो अपना पर्पस था एक्सपेंसेस का, इन्वेस्टमेंट का, वो पूरा नहीं कर पा रही बाय एनी रीज़न, तो ऑडिटर जो है वो एक क्वालिफाइड रिपोर्ट बनाता है। यानी आपने कल हमने पढ़ा था क्वालिफाइड रिपोर्ट में, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट में, कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो मीट करती है ऑब्जेक्टिव को। जब कंपनी एक्सपेंस करे और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी हासिल कर ले एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, या कंपनी इन्वेस्ट करे और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कंपनी उतनी आउटपुट हासिल करे जितनी उसने एक्सपेक्ट किया था, तो ऑडिटर एक क्लीन
ऑडिट रिपोर्ट बना देता है। लेकिन इसका पैरा ऑपोजिट क्या है, इसका कॉन्ट्रेरी क्या है, इन्वेस्टमेंट की कंपनी ने, एक्सपेंसेस किए, लेकिन उसकी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट थी या रिटर्न था वो एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो ऑडिटर क्लेम करता है भाई व्हाई इन द वर्ल्ड डिड यू इन्वेस्ट एंड व्हाई इन द वर्ल्ड डिड यू मेड एक्सपेंसेस व्हेन यू आर नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस। तो दैट इज समथिंग क्वेश्चनेबल ना। तो फिर वो क्लीन रिपोर्ट नहीं बनाता, वो क्वालिफाइड रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस कंडक्टेड नॉट अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव। कंपनी का जब फॉर्म होती है उसका एक विजन होता है, कुछ सर्टेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कंपनी मीट करने के लिए एक्सपेंसेस करती है। तो अगर बिजनेस जो किया जा रहा है या इन्वेस्टमेंट की जा रही हैं या एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर वो इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी जो आपका पर्पस, जो गोल, जो ऑब्जेक्टिव था बिजनेस का, आपने एक्सपेंसेस तो किए हैं लेकिन आपके उस गोल को वो एक्सपेंसेस पूरा नहीं कर रहे, देन ऑडिटर जो है वो एक क्वालिफाइड रिपोर्ट बनाता है कि ये जो आपने एक्सपेंस किए हैं ये क्वेश्चनेबल है, ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर रहे, इसलिए आई एम अनएबल टू ड्राफ्ट अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, अ क्लीन रिपोर्ट, देयरफॉर योर क्वेश्चनेबल एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट लीड्स मी टुवर्ड्स क्वालिफाइड और ऑब्जेक्शनेबल रिपोर्ट। ठीक है, नो एक्सेस टू बुक। फ़र्ज़ करें मैनेजमेंट बाय एनी रीज़न ऑडिटर को कुछ ख़ास बुक्स की एक्सेस नहीं दे पाती या स्किप हो जाती है या दे ही नहीं सकती या वो डिनाई कर देती है कि भाई हम नहीं देते आपको एक्सेस इन बुक्स की या रेलिवेंट रिकॉर्ड्स की। तो ऑडिटर ने ज़ाहिर है फिर वो जब उसको बुक्स ही नहीं आएंगी उसके पास तो ऑडिट नहीं हुआ। ऑडिट नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि बुक्स एंड अकाउंट्स जो है वो फेयर एंड व्यू 100% पता नहीं है ऑडिटर को, वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि बुक्स एंड अकाउंट जो है वो फेयर एंड व्यू स्टेटमेंट दे रही हैं या नहीं। अब ये तो डिपेंड करता है ना ऑडिटर को क्यों नहीं दे रही वो। तो ज़ाहिर जब एक बुक उसने एग्जामिन ही नहीं की तो वो उसको सर्टिफाई कैसे कर सकते हैं ट्रू एंड फेयर। इसीलिए फिर ऑडिटर जो है वो क्या करता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट बना देता है कि भाई मुझे तो ये बुक्स चेक ही नहीं की मैंने, मुझे नहीं पता उन बुक्स में क्या था, तो मैं ट्रू एंड फेयर बुक्स होने का क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेनेशंस एंड इंफॉर्मेशन। अगर कंपनी पे लाजिम है कि वो ऑडिटर को तमाम इंफॉर्मेशन कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक फेयरली और एक्यूरेटली प्रोवाइड करे। अगर कंपनी को इंफॉर्मेशन, पहली बात तो है कि पूरी इंफॉर्मेशन दी ही नहीं जाती बाय एनी रीज़न, बुक्स अकाउंट को एक्सेस नहीं दी जाती या इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑल्टर करके दे दी जाती है, एक्सप्लेनेशन ऑल्टर करके दे दी जाती है, कंप्लीट नहीं दी जाती या इनकम्प्लीट दी जाती है, तो ऑडिटर जो है वो क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कभी नहीं देगा। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन को दी है वही आपने पूरी नहीं दी या वही सही नहीं दी, आपने झूठी या फेक या बोगस या एम्बेजल्ड ऑल्टर्ड अकाउंट आपने पेश किया उसको, अगला तो फिर क्वालिफाइड रिपोर्ट ही देगा ना। ठीक है, नेक्स्ट है इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग मेथड्स। अगर अकाउंटिंग मेथड जो है वो प्रॉपरली नहीं अप्लाई किए गए, जैसे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड, डेप्रिसिएशन अमाउंट फिक्स एसेट की लिखी ही नहीं है आपने, या आपने कम अमाउंट निकाली, डेप्रिसिएशन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, या बैड डेट प्रोविजन नहीं की आपने या कम की है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट जो थी वो कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू की है विच एक्सप्रेस द मार्केट प्राइस, वो मार्केट प्राइस एक्सप्रेस कर रही है। इसी तरह जो स्टॉक था आपके पास वो मार्केट प्राइस पे वैल्यू की है, वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। ये इनअप्रोप्रिएट मेथड अपने अप्लाई किए हैं, इसलिए वो क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा। रिस्ट्रिक्शंस, अगर ऑडिट वर्क पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाए बाय द कंपनी तो ऑडिटर जो है वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन या एविडेंसेस नहीं हासिल कर पाता, तो इसलिए फिर वो एक क्वालिफाइड रिपोर्ट जो है वो बना देते हैं। ठीक है, प्लीज़ एक्सक्यूज द बैकग्राउंड वॉइसेस, ओके, फोकस ऑन द व्हाट आई एम सेइंग, थैंक यू। रिस्ट्रिक्शंस दोबारा सुने। अगर कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ऑडिट वर्क में लगा दी जाए बाय द कंपनी तो ऑडिटर जो है वो सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं इकट्ठे कर पाता रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसकी वजह से वो क्वालिफाइड रिपोर्ट लिखते हैं। और लास्ट है ज़कात डिडक्शंस, या तो ज़कात डिडक्शन ना की जाए या फिर ज़कात डिडक्शन तो की जाए लेकिन कम अमाउंट पे की जाए। आपको पता नहीं 2.5% ज़कात डिडक्ट की जाती है एट सोर्स फ्रॉम द प्रॉफिट। और ज़कात जो ऑर्डिनेंस है शर्क ऑर्डिनेंस 1980 उसके तहत उसके मुताबिक कंपनी प्रॉफिट पे जो है वो ज़कात जो है वो डिडक्ट करवाती है एट सोर्स। लेकिन अगर कंपनी ज़कात डिडक्ट नहीं करवाती बिल्कुल, या करवाती भी है तो कम करवाती है, तो भी ऑडिटर जो है वो क्वालिफाइड रिपोर्ट लिखता है। ठीक है, ये पॉइंट्स है। अब हम पढ़ेंगे इसका स्पेसिमेन। ये ऑडिटर रिपोर्ट है। कल मैंने आपको तरीका बताया था स्पेसिमेन का कि जो कंटेंट लिखते हैं ना आपको वही पॉइंट आपने लिखने होते। ज़ाहिर है ये रीजंस हुई हैं तभी तो ऑडिटर ने क्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं लिखी,
तो उनमें से 5-7 रीजंस आप दोबारा लिख दें। जैसे मैं लिख देता हूँ कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनी हुई थी, या जो बुक्स ऑफ अकाउंट थी वो एग्री नहीं कर रही थी, या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को मोल्ड किया गया था विदाउट एनी सॉलिड रीजन, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो थी वो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं हुई, या फिर ऑडिटर ने इंडिपेंडेंट, ये पॉइंट रह गया था कि ऑडिटर जब इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे पा रहा, अपनी ड्यूटी को एथिकली मॉरली नहीं परफॉर्म कर पा रहा, या अकाउंटिंग मेथड जो है वो अप्रोप्रिएटली नहीं बताए गए, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, ज़कात नहीं काटी गई, तो मैं ये अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जो है वो लिख रहा हूँ। पहला पैराग्राफ याद करें, बाकी ये साइन हुई है, दैट्स इट। ठीक है भाई, ये लाजमी लिखना होता है क्योंकि इट ऑलवेज गिव्स अ गुड इंप्रेशन एंड आल्सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इट विल डेफिनेटली boost your chances of getting good marks in the question. Okay, stay home, stay blessed, and if you need to ask any question, I'm always there for you in the comment section. Okay, Allah Hafiz.